बड़ा कर दिया, अब तो आ जाएगा ऐसे ही। ये कुछ सिंबल्स हमने लेके आया है आप लोगों के लिए कि जिसको देख के मे बी हम तो सर्किट बनाने के समय नाम भी लिख देंगे, चलेगा। मुझे तो बहुत डिटेल में 20 लाइन की सर्किट बनाना नहीं है, आपको सिर्फ बताना है। बट जब आप अपने स्टेशन यार्ड की सर्किट पढ़ेंगे, ऐसे स्टेशन यार्ड के भी लीजेंड बोर्ड में ये सब चीज़ वो लोग डाल देते हैं, बट अगर नहीं भी डालें तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कौन सा सिंबल किसके लिए है या किसको देख के हम क्या समझें। जैसे ये वाली पार्ट है, ये क्या है, फ्यूज है। जहां भी किसी सर्किट में ऐसे आगे बढ़ा है, दैट मीन्स दिस इज द फ्यूज। हो सकता है उसमें नंबर भी दिया हो, CTR1, F11, F12, F13, बट ये फ्यूज का सिंबल है। यहाँ पे जो वायर निकली है ये पॉजिटिव आया किसी IPS वगैरह से, जहां से भी आया ये आया। हो सकता है यहाँ पे टर्मिनल नंबर भी मिल जाए आपको कि ये वायर कहाँ से आया है, और ये फ्यूज है। या फिर एक जो फ्यूज की मेन वायर आई रहती है, यहाँ से एक तो पूरा लूप रहेगा, दूसरा फ्यूज नंबर 1, फ्यूज 2, फ्यूज 3, फ्यूज 4। तो ये CTR1 केबल टर्मिनेशन रैक 1 का, या RR1 रिले रैक 1 का F रो है, मान लीजिए F रो फ्यूज की रो है। दिस रो में F1, F2, F3, और यहां पे लिख दिया RR1 F11 या FF11, F रो की फ्यूज नंबर 11 रिले रैक 1 का, ऐसे करके लिख देगा। आपको पूरा डिटेल में समझ जाना है, क्योंकि आपके रिले रूम में 4-5 रिले रैक है। मान लीजिए इसके ऊपर लिखा हुआ है RR1, इसके ऊपर लिखा हुआ है RR2, इसके ऊपर है RR3। हर किसी के ऊपर में या नीचे में नॉर्मली कंसेप्ट है, ऊपर में फ्यूज डालते हैं, यहाँ पे सारे फ्यूज ब्लॉक डालते हैं। अब फ्यूज ब्लॉक में क्या है कि यहाँ पे कुछ फ्यूज है, इसका नाम लिखा है A, ये वाले कुछ फ्यूज है B, इसमें 10 10 10 ऐसे करके कुछ है। तो ये एक फ्यूज ब्लॉक है चैम्बर, जिसका जो है F। तो F वाले टर्मिनेशंस में फ्यूज नंबर 11 जो है इस सर्किट का फ्यूज है। तो आप सीधा देख पाएंगे सर्किट में, अगर आपको फ्यूज चेक करना है तो आप ये सिंबल देख के और यहां से इसके जो ये लीजेंड लिखा हुआ है यहां से सीधा पहुंच जाएंगे। दिस इज द फ्यूज, ठीक है। अगर सिर्फ ऐसे करके दिया हुआ है तो ये जान लीजिए कि DC फ्यूज है। ये जो फ्यूज है फॉर DC के लिए है, DC फ्यूज नहीं, DC सर्किट है। सिर्फ ये ऐसे करके बना हुआ है, तो दिस इज द DC सर्किट। और इसमें क्या लिखा रहेगा, B। किसी भी सर्किट में ऐसे एरो बना के फ्यूज डाल के सर्किट आगे ले गया और यहां पे लिख दिया B, तो सिंपल वे है, दिस इज द DC सर्किट। 110 वोल्ट, 24 वोल्ट जो भी होगा लिखा रहेगा, बट दिस इज द DC सर्किट। 110 DC तो एक ही जगह यूज करते हैं फॉर मोटर पॉइंट ऑपरेशन, बाकी पूरा का पूरा तो 24 वोल्ट है। तो 110 वोल्ट मोटर पॉइंट ऑपरेशन में यूज होती है, बाकी 24 वोल्ट है। तो यहाँ अगर B लिखा है तो आप सीधा समझेंगे कि ये हमारे सर्किट में कोई 24 वोल्ट है। इसी की जगह B के जगह BX लिख दिया तो ये फ्यूज AC हो जाएगा, जो नॉर्मली सिग्नल सर्किट के लिए यूज होती है। AC के लिए जो सर्किट है आपके यहाँ वो एक ही है, नॉर्मली सिग्नल सर्किट। उसके अलावा कुछ एक आध को इधर उधर जला रहे होंगे, अलग बात है, बट मैक्सिमम चांस कहीं पर भी AC वोल्टेज निकला है तो वो आपको सिग्नल की लीड करने के लिए गया होगा। अगर वो शंट सिग्नल को लीड करना है, कॉलिंग ऑन को करना है, मेन सिग्नल करना है, सिग्नल लीड कर रहा होगा, और उसका कोई फंडा नहीं है। ओके, तो ये भी समझ गए आप। दोनों पार्ट में, जैसे इस पार्ट में B था पॉजिटिव, ये वायर आगे गया और यहां एरो, जहां भी उसकी एरो बनी हुई है और N लिखा है, ये इसी सोर्स का निगेटिव है। जिस सोर्स की पॉजिटिव आई है, जिस DC अगर ये इंटरनल है तो ये निगेटिव भी इंटरनल होगा, अगर ये एक्सटर्नल है तो ये निगेटिव भी एक्सटर्नल होगा। दैट इज श्योर। DC में आप पॉजिटिव और निगेटिव वायर दो अलग अलग सोर्स का नहीं ले सकते। अगर आप यूज करते टू डिफरेंट सोर्स का, देन जो आउटपुट मिलना है 24 का 24 नहीं, वो 6 8 5 वोल्ट मिलेगा। दो डिफरेंट सोर्स, एक मैं बहुत बार इस पे बता चुका आप लोग को कि DC का, ये अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बताएंगे, इसके इंजीनियरिंग के बारे में ऐसा होता क्या है,
बट मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं कि इसकी पॉजिटिव ले लिया और निगेटिव किसी और सोर्स की निगेटिव को लाके जोड़ दिया, दैट इज सर्किट नॉट क्लोज्ड, क्योंकि जब तक ये सर्किट क्लोज नहीं होगा इसके अंदर की केमिकल रिएक्शंस पूरी नहीं होंगी। सो डीसी सर्किट में जिस सोर्स का पॉजिटिव लिए हैं निगेटिव उसी सोर्स का क्लोज पाथ बनना है, तभी आउटपुट मिलेगा। सो अगर आप इंटरनल की ये पॉजिटिव है तो इंटरनल की निगेटिव भी होगी, एक्सटर्नल का पॉजिटिव है तो एक्सटर्नल का निगेटिव भी होगा। ओनली एन है तो दिस इज द डीसी, बट वहीं पे अगर आपने एनएक्स लिख दिया तो दिस इज एसी, और एसी में किसी का किसी में यूज कर सकते हैं, नोट, कोई दिक्कत नहीं है। एक सोर्स का आउटपुट लिए 2 TX है मान लीजिए आपके पास, 2 TX है आपके आईपीएस में, यहां से भी 2 वायर निकला, यहां से भी 2 वायर निकला, 110 वोल्ट एसी। इसकी एक वायर कट हो गई मान लीजिए, एक इसका चेक कर लीजिए, इसके साथ सर्किट जोड़ा है, इसके साथ में इसको लूप कर दीजिए, ये भी प्रॉपर काम करेगा, कोई इशू नहीं है। एसी सर्किट को एक न्यूट्रल सर्किट पूरा होने के लिए एक न्यूट्रल चाहिए, एक फेज चाहिए, बट नॉर्मली करते नहीं है, क्योंकि ये अगर किसी कारण से डिफेक्ट हुआ है तो इसको भी डिफेक्टिव बना देगा। बट ऐसा हो सकता है, क्योंकि घरेलू वायरिंग में आप देखते होंगे आपकी फेज, हर एक घर में जाइए, अर्थ कहीं से भी ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, एक वायर सीधा कहीं ना कहीं से ग्राउंड होना है उसका। तो एसी में ऐसा दिक्कत नहीं है, आप एक सोर्स के साथ दूसरे सोर्स को मैचिंग करा सकते हैं, डीसी में संभव नहीं है। डीसी में पैरेललिज्म करके आप कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं कि इसकी कैपेसिटी 80 एच की बैटरी है, दूसरा 120 है, इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, इसका निगेटिव लेके आप अपनी कैपेसिटी को 120 प्लस 80 200 कर सकते हैं। बट वो भी एक रूल्स कहता है कि डिफरेंट कैपेसिटी को बैटरी को ना तो पैरेललिज्म करना है ना तो सीरीज करना है, वो एक दूसरे के साथ कम्बिनेशन प्रॉपर नहीं बन पाता है। बट इमरजेंसी में कभी कभी हो ही जाती है, बट ये एक दूसरे की प्लेट को डैमेज, क्योंकि इस पर अधिक लोड आएगा, इस पर कम आएगा। ये बैटरी जो कम कैपेसिटी वाली है जल्दी डैमेज होगी, ये लेट होगा, दोनों के बीच में बैलेंसिंग नहीं बन पाएगा, तो अनइक्वलाइजिंग होगी, और जो लोड करंट है आपके एसएमआर का वो बढ़ जाएगा, अनइक्वलाइज करंट से चार्जिंग होना शुरू हो जाएगा और डिस्चार्जिंग, तो वो यूज करते नहीं है, बट टेम्प्रोरी वे में कभी कभी हो जाता है, नो इशू। कहीं पर भी डीसी को फ्लैशिंग सप्लाई डालना है, फ्लैशिंग सप्लाई कहाँ से हम लोग डालते हैं? फ्लैशिंग सप्लाई डालने के लिए हम क्या करते हैं, FR1 और FR2 कॉन्टैक्ट, FR2 कॉन्टैक्ट के साथ में इधर आउट निकालते हैं। FR1 FR2 अब बनाने लगे, इसके पहले हमारे पास सिंपल में फ्लैशर रिले ही हुआ करता था, एक रिले हुआ करता था जिसको बोलते थे फ्लैशर रिले, उसकी कॉन्टैक्ट एक बार मेक और फिर ब्रेक, तो यहाँ से वोल्टेज डाला, जब मेक हुआ आउट निकला, जब ब्रेक हुई वो कट गई। तो जिस भी सिग्नल को या रिलेज को चैटरिंग कराना है या आपके पैनल के ऊपर की इंडिकेशंस को फ्लैशिंग कराना रहता है ना, पॉइंट का, सिग्नल्स का, या फेल्योर कंडीशंस का, या कोई रिसीविंग करने का, हमारे पैनल में बहुत ऐसे इंडिकेशंस है जिसको फ्लैशिंग कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे आप ये सिंबल डाल के बता सकते हैं कि यहाँ पे जो हम डीसी सप्लाई दिए हैं वो फ्लैशिंग कराने के काम आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग्स, कोई भी न्यूट्रल रिले आपके पास, मैंने रिले इसमें तो नहीं पढ़ाया, RS001 में ऑलमोस्ट पढ़ा है उसको। हमारे पास रिले N होता है, दैट मीन्स कि न्यूट्रल, NA1 होता है AC ह्यूमनाइज, L1 होता है लैच, SPA1 होता है स्लो टू पिकअप, SRA1 होता है स्लो टू रिलीज, उसके अलावा और भी होता है, NN1 होता है डबल क्वाइल रिले, डबल क्वाइल, BCA1 होता है बास्ट, पहले B लिखिए, पहले B1, QB1 या QBA1, तो इसको बायस्ड बोलते हैं, बायस्ड होता है। तो ऐसे करके डिफरेंट टाइप के लगभग हमारे पास रिलेस होते हैं। तो अभी कौन सा रिले कहाँ पे लगेगा, जब हम सर्किट बना के किसी को देंगे कि यहाँ पे R1 R2 और एक रिले लगाना है, तो विच टाइप ऑफ रिले, बहुत जगह लिख भी देते हैं QN1, बट हमारे जो पूर्वज थे, यानी हमारे जो डिजाइनर थे सिग्नलिंग के, उन्होंने बड़ा अच्छा किया, सबको डिफरेंट, अगर कुछ नहीं है
तो दिस इज द न्यूट्रल रिले। अगर कुछ नहीं है, सिंपल सा R1 R2 है, तो ये न्यूट्रल रिले है, यानी QN1 है। अब 8F 8B 12F 4B जो लगाना है अकॉर्डिंग टू वायरमैन या अकॉर्डिंग टू कॉन्टैक्ट कॉन्फ़िगरेशन चार्ट आपको डालना है, बट ये न्यूट्रल रिले है। 12F 4B 8F 8B कुछ भी लगा सकते हैं। नॉवेडेज एक रेलवे बोर्ड की और गाइडलाइन देख रहे हैं, कहा गया है कि मैक्सिमम रिले 8F 8B यूज करिए, बाकी रिले बैंड नहीं है, बट प्रैक्टिस में कहा गया है कोशिश करिए कि जितने भी रिलेज लगाने हैं वो 8F 8B स्टाइल के हो। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि कभी भी फेल्योर के टाइम अगर हमारा कॉन्टैक्ट के जो पीछे वाली जो पिन होती है वो गड़बड़ है या डमी होल करके रखा हुआ है, तो गलती से मेरा आदमी 8F 8B की जगह 12F 4B 11F 4B ऐसा कोई रिले इंसर्ट ना कर दे जो कोई अनसेफ फेल्योर क्रिएट हो जाए। सो ओनली यूनिवर्सल टाइप 8F 8B रिले इज यूज्ड कि एनी काइंड ऑफ फेल्योर A1 के जगह N1 के जगह अगर आप A1 रिले लगा देते हैं, नो इशू, कॉन्टैक्ट तो वही है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, फेल्योर नहीं होगा। लेकिन अगर 8F 8B की जगह 12F 4B लगा देते हैं तो मे बी हैपन एनी अनसेफ फेल्योर, हो सकता है, चांसेस है। तो इसके लिए अभी गाइडलाइन है कि हम एक सिमिलर टाइप का रिले यूज करें, नॉर्मली 8F 8B। तो ये जब वायरिंग करते हैं उस समय उसमें लिख देता है कौन सा रिले, कॉन्टैक्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ में पता रहता है। तो सिंपल न्यूट्रल रिले के लिए R1 R2 लगा के आपने बना दिया, दिस इज द डीसी न्यूट्रल रिले। और ये जितने सिंबल्स हम बता रहे हैं ना फॉर ब्रिटिश, ये ध्यान रखेंगे, नॉट सीमेंस, क्योंकि सीमेंस कुछ दिन के लिए है मेहमान के तौर पे आपके यहाँ, धीरे धीरे जितने भी मॉडिफिकेशन होते जाएंगे, EI हो, PI RRI तो होना नहीं है, EI होगा बट विथ ब्रिटिश इंटरलॉकिंग, यानी रिले सब मेटल टू कार्बन ही होंगे, मेटल टू कार्बन ही होंगे। तो सीमेंस कुछ अभी नहीं, EI तो वही है, EI तो रहेगा। वायरिंग की बात कर रहा हूं मैं, फिजिकल वायरिंग, इंटरफेस वायरिंग जो होती है इसकी सर, इसमें ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ना R1 R2, उसका सिंबल ऐसे होता है गोल रिलेज का। उसमें भी मिनी ग्रुप, मेजर ग्रुप, माइनर ग्रुप, 3-4 ग्रुप हैं, 5 रिलेज का, 15 रिलेज का, 30 रिलेज का। उसके किसी रिलेज में हमें वायरिंग नहीं करना पड़ता है, ऑल प्री वायर्ड आता है। वो आपको टैग ब्लॉक दे देगा 1 से 100 तक लिखा हुआ, और आपको एक चार्ट दे देगा कि किसमें कौन से कॉन्टैक्ट हैं, आप सिर्फ यहाँ पे वायरिंग कर लो, यहाँ से यहाँ तक उसकी अपनी है। तो जो भी हो, बट प्रैक्टिकली मैंने वर्षा मुखर्जी, सीमेंस RRI में ऑब्सोलेट हो जाएगा। हाँ, RRI से जिस दिन PI होगी आपकी, PI बोलता हूँ, EI में होगा, वो मेरे हिसाब से मुझे लगता है खत्म हो जाएगा, जो मेरा अनुभव कह रहा है, क्योंकि सीमेंस अब कहीं इंस्टॉल सीमेंस सर्किट नहीं हो रही है ऑलमोस्ट। और दूसरी बात यह है कि हाँ बिल्कुल, हमने अभी रिसेंटली 2022 मार्च 2022 में सीमेंस EI इंस्टॉल किया है। सीमेंस की इक्विपमेंट है, ऑल द सर्किट्स आर मेटल टू कार्बन, मेटल, बट वो क्या किया ना, लेकिन फिर भी है तो अपना गुण तो नहीं छोड़ेगा ना। हमने पिकअप कॉन्टैक्ट, फ्रंट कॉन्टैक्ट को ऐसे लेते हैं, दिस इज द पिकअप कॉन्टैक्ट, बैक कॉन्टैक्ट, उन्होंने सर्किट में, ये है उसकी पिकअप कॉन्टैक्ट और ये है बैक कॉन्टैक्ट, एक ही चेंजिंग है। रिलेज को हम ऐसे दिखाते हैं, वो रिलेज को ऐसे दिखाता है, और कोई अंतर नो, नोमेनक्लेचर सेम है, नोमेनक्लेचर में कोई डिफरेंस नहीं है, नोमेनक्लेचर सेम है। यहां पर भी आपके LCR होंगे, इसके भी LCR ही रहेगा। अब एक दो इधर उधर करेंगे अलग बात है। इसमें क्या किया है कि एवरिक नोमेनक्लेचर के साथ उन्होंने Z डाल दिया है, WLR है, हाँ, एक तो Z मतलब कि सीमेंस की वायरिंग है, एक Z वर्ड डाल दिया, बाकी एवरीथिंग इज सेम, लॉजिक सेम, कॉन्सेप्ट सेम, स्ट्रक्चर सेम, सर्किट सेम। तो वो भी आ गए कि अब इंडिया की इंस्टॉलेशन में मुझे भी ब्रिटिश पे ही काम करना है, तो डिफरेंस कुछ भी नहीं रहा। रिसेंटली मैंने कराया है मार्च 2022 में। तो ओके, नेक्स्ट थिंग्स, अगला रिले इलेक्ट्रॉनिक्स टाइमर रिले, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले बहुत तरह के टाइमर थे, थर्मल थे, वो पीजोथर्मिक वाले, पीजोथर्मिक नहीं क्या बोलते थे उसको, हॉट एंड कोल्ड वाले थर्मल रिले हुआ करते थे टाइमर। नाउ एवरीवेयर यूज्ड ए इलेक्ट्रॉनिक्स टाइमर, और उसमें भी जो EI के लॉजिक बीट में डालना है, नो नीड ऑफ एनी टाइमर, वहां तो टाइम डिले डाल देता है,
सॉफ्टवेयर में ही कि 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 60 सेकंड, जो भी टाइम डिले डालना है वो टाइम डिले डाल देगा, आपकी लॉजिक में आ जाएगी। बट वेयर एवर रिक्वायर्ड द फिजिकल रिले, वहां एक इलेक्ट्रॉनिक्स टाइमर रिले हम लोग लगाते, इसका सिंबल जहां भी देना है दैट इज बाय द डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन के साथ अगर कोई रिले लगाया है तो दिस इज द टाइमर रिले। टाइमर रिले की आउटपुट इनपुट अपनी जो वायरिंग रहती है वो जाएगा, R1 आएगा, R2 आएगा, यहाँ से आउटपुट के तौर पे चला जाएगा। ये अपनी 120 सेकंड, नॉर्मली जो टाइमर रिले आती है हमारे पास वो 120 सेकंड डिले वाली आती है। 60 सेकंड डिले हमारा कॉलिंग ऑन सिग्नल का हो गया है, या बहुत सारे डिले जो होम सिग्नल वगैरह भी हैं LC गेट में 60 का आ गया है। लेकिन अवेलेबल टाइमर रिले नॉर्मली अभी हमारे पास 120 सेकंड वाला ही टाइमर है। 60 वाले भी आए होंगे बट बहुत अधिक यूटिलाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि EI हो जाने के बाद सारे टाइमिंग तो EI के लॉजिक बीट में चले जा रहे हैं। फिजिकल रिले नो नीड, जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद मैं बात करूं DLVI के क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ रहे हैं, बहुत सारे हमारे साथ हैं, इस बैच के भी बहुत लोग हैं। वहाँ पे एक रिले यूज होती है, जो निडल सर्किट आप ऑपरेट कराते हैं। दिस इज द रिसीविंग स्टेशन, गाड़ी रिसीव करने वाला स्टेशन है। सेंडिंग स्टेशन में इसके लाइन वोल्टेज से आके क्रिल जी बोलिए। नहीं नहीं, लगी हुई वही, अगर फिजिकल रिले लगा होगा तो वही होगा। और EI अगर आपके यहाँ हो गया होगा तो EI लॉजिक में आप कोई भी टाइमिंग दे सकते हैं। बट अगर छेड़छाड़ करने का परमिशन दिया होगा हायर अथॉरिटीज ने, तो आप रिलेज का ढक्कन खोल के निकालेंगे तो उसके PCB में एक स्क्रू है पोटेंशियोमीटर जैसा, उससे आप टाइम को एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये परमिशन देता है, बट रिले खोल के करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन बोलता नहीं है कुछ करने, लेकिन उसके जो PCB हैं वहाँ पे जगह है, तो ऑप्शन है करने का, करते। जैसे हमारे यहाँ देखिए अभी हो गया क्या, कॉलिंग ऑन के लिए 60 सेकंड, बट जो हमारे ओल्ड यार्ड है, आज भी ओल्ड यार्ड कॉलिंग ऑन मेरा 120 में होता है। किसी भी इंस्पेक्शन किसी ने उंगली नहीं उठाया, क्योंकि मेरे पास 60 सेकंड की टाइमर नहीं है, और हम रिले खोल कर 60 सेकंड करेंगे नहीं। हमें अगर 60 सेकंड करना है तो आप मुझे रिले दे दीजिए, हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो हाँ, कॉलिंग ऑन का इम्प्लीमेंट 60 सेकंड हो चुका, बट हमारी पुरानी वायरिंग है 120 सेकंड वाली, टाइमर भी 120 का लगा हुआ है, तो हम उसको 60 कैसे कर पाएंगे। अभी हमें कोई टाइमर 60 वाला मिलेगा तब तो, नहीं मिला तो 120 चल रहा है। मतलब ये है, बहुत जगह यूज होते हैं। मैं आपको एक तरह से इसके बारे में ही बता दूं, कॉलिंग ऑन में ही फ्रिक्वेंटली यूज होती है। दो तीन, जैसे कि कॉलिंग ऑन सर्किट में कोई रूट रिलीज करने में, इमरजेंसी एनी ऑपरेशन में, कुछ भी करना है, हर जगह आपका नॉर्मल ऑपरेशन क्या है, 2 to 3 सेकंड, 2 to 3 सेकंड। आपको कोई पॉइंट ऑपरेट करना है, पॉइंट इंडिविजुअल अगर ऑपरेशन करना है। महेंद्र कुमार सेन सर जी क्या बोल रहे थे, मैसेज में कुछ लिखे हैं, एक्चुअली क्लास के समय मैसेज आप लोग की पढ़ नहीं पाता हूँ। वीडियो क्वालिटी इज़ वेरी पुअर सर, वीडियो क्वालिटी वेरी पुअर, ये तो HD में चलाता हूँ, नहीं ना आप। हाँ तो सही है, तो महेंद्र जी आप अपने सिस्टम में जाइए और जाके अपनी वीडियो क्वालिटी को HD में कर लीजिए, तो अच्छा दिखने लगेगा। आपका वीडियो जो है ऑटो में होगा, और डाटा कम खर्च करने के चक्कर में वो 260 या 3 वाले पे चल रहा होगा। तो आप अपने इक्विपमेंट में जाइए और उसमें जहाँ पे वीडियो की वो आइकन है वहाँ जाके उसको फुल HD में कर लीजिए, क्योंकि मैं तो 750 वाली वो जो आता है मेगापिक्सल उस पर चलाता हूँ आप लोग के लिए, तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। कोशिश तो करते हैं अपने तरफ से बेस्ट सर्विस देने का, लेकिन वही है ना, थोड़ी सी रूरल एरिया में हूँ तो बहुत अधिक है भी नहीं मेरे पास सिस्टम चल रहा है। PP शर्मा टू एवरीवन, डेड अप्रोच 240 सेकेंड, डेड अप्रोच में 240, 4 मिनट की टाइम डिले, डेड अप्रोच ऐसे, जी
जी दूर है। हम्म। हम्म। अच्छा अच्छा। अच्छा। हाँ, समझ गया, दैट इज द स्पेशल। नहीं वो इस हाँ जी, वो स्पेशल रीजन ठीक है, होता है ऐसा बहुत जगह। देखिए हम, मैं जो बता रहा हूँ एज पर नॉर्मल, लेकिन बहुत जगह साइट कंडीशंस को देखते हुए, ज्योग्राफिकल चीज़ को देखते हुए, फॉर सेफ्टी पर्पज से इसमें थोड़े से उतार चढ़ाव होते हैं, जिसको सब्सिडियरी रूल बोलते हैं। तो सब्सिडियरी रूल आपके एरिया के हिसाब से चेंज हो सकते हैं। इसमें कुछ भी चीज़ें एकदम से परफेक्ट नहीं है कि 100% यही होगा, थोड़ी बहुत चेंजिंग अकॉर्डिंग टू। जी बिल्कुल मिलेगा। हम्म। लेकिन एज पर ज्योग्राफिकल कंडीशन नहीं अवॉइड कर पाया होगा तो देना तो पड़ेगा ना, विजिबिलिटी तो चाहिए, रिपीट तो करना है। बिल्कुल वो हो सकता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो सब चलते रहता है। ओके। चलिए, तो वीडियो क्वालिटी पुअर ऑलमोस्ट नहीं है, सबके अच्छे आ रहे हैं। तो 1 मिनट आप लोग अपना नेटवर्क देख लीजिए जिनका दिक्कत है, या फिर एक बार सेटिंग में जाके अपना रिसीविंग वीडियो को एचडी में कर लीजिए। डाटा आपके अधिक खत्म होंगे, हो सकता है 1 घंटे की क्लास में 1 GB खत्म हो जाए, क्योंकि मेरा तो 1 घंटे की क्लास में लगभग 7 से 8 GB खत्म हो जाता है लगता है। तो अगर आपका मोबाइल का डाटा है तो लो करके देखिएगा तो आधी ही क्लास में वो 1.5 GB खत्म हो जाएंगे। और जिनके पास डाटा अनलिमिटेड है वो कर सकते हैं फुल एचडी में। तो मैं क्या बोल रहा था, ओके, टाइमर के बारे में। तो टाइमर में किनका सवाल था मैं भूल गया। तो कॉलिंग ऑन रूट इमरजेंसी, तो नॉर्मल ऑपरेशन कोई भी क्या है ना कि 2 से 3 सेकंड में हो जाएगी। अभी आपका किसी पॉइंट की बटन को चलाया WN और WWN प्रेस किया, 3 सेकंड में पॉइंट ऑपरेट हो गया। अब मान लीजिए ये पॉइंट की ये ट्रैक सर्किट ड्रॉप है, दिस इज द दिस 112 ATPR इज इन ड्रॉप्ड कंडीशन, एनी फेल्योर है। हम एक प्रोविजन देके उसको रखते हैं। क्या प्रोविजन देते हैं कि स्टेशन मास्टर फिजिकल वेरीफाई करेगा जाके कि भाई ये ट्रैक ड्रॉप है लेकिन कोई व्हील नहीं है इसके ऊपर, और इसको क्या करना है कि इस रूट पॉइंट को नॉर्मल करके ये वाली गाड़ी को पायलट आउट करके निकालना है, नॉन सिग्नलिंग मूवमेंट करना है। तो 2 ऑप्शन है, एक तो क्रैंक हैंडल करके पॉइंट को नॉर्मल करेगा, अप टू 10 मिनट लगेंगे लगभग। दूसरा है कि फिजिकली वेरीफाई करेगा कि अगर कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है इसके ऊपर में, तो हम एक ऑप्शन उसको दे के रखते हैं EWWN, इमरजेंसी पॉइंट ऑपरेशन। इसमें हमने इसको 3 स्टेप दे के रखा है। एक तो चाबी दिया है, भैया चाबी को ऑन करो, चाबी ऑन करने के बाद इमरजेंसी ऑपरेशन करो, टाइमर चलने लगेगा, और आफ्टर 2 मिनट, सॉरी नहीं, इसमें टाइमर नहीं देता हूं, गलत बोल दिया मैंने आपको। ये तो इमरजेंसी ऑपरेशन नॉर्मली ऐसे होते हैं, रूट रिलीज में टाइमर लगाते हैं। इमरजेंसी और पॉइंट ऑपरेशन तो बस 3 स्टेप किया हो गया, रूट रिलीज करना है वहां पे हम टाइमर दे के रखते हैं। वो तो वेरीफाई हो गया। यहां से ये गाड़ी आना है जो डेड अप्रोच या अप्रोच लॉकिंग है, तो अप्रोच लॉकिंग में तो अगर ये ट्रैक ड्रॉप नहीं है, अप्रोच ट्रैक, तो इमीडिएट रिलीज हो जाएगा। लेकिन अगर ये ट्रैक ड्रॉप हो गई उसके बाद आप रिलीज करेंगे तो दैट टाइम में गाड़ी हो सकता है ना सिग्नल के पास हो या इसको भी क्रॉस कर गया हो, दैट टाइम में आपका ट्रैक रिलीज नहीं होना है, क्योंकि जस्ट सिग्नल के पास अगर है और आपने परमिशन दिया कि तुम इमरजेंसी रूट रिलीज करो, रूट रिलीज हो गई और ट्रेन फुल स्पीड में है, दैट टाइम स्टेशन मास्टर इस पॉइंट को ऑपरेट कर सकता है। गाड़ी डिरेल्ड होगी या एक्सीडेंट हो जाएगा, टू रूट होगा, कुछ भी हो सकता है। तो दैट मीन्स अवॉइड, नॉर्मली कहा गया है कि ट्रेन को कंट्रोल करने के लिए एज पर RDSO मिनिमम एडेक्वेट डिस्टेंस जो है दिस इज द 1 किलोमीटर, जिसको बोलते हैं EBD, कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस ड्राइवर को दीजिए कि भाई वो अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर ले, और मिनिमम 2 मिनट्स टाइम, 2 मिनट टाइम दीजिए। तो अब क्या है कि मान लीजिए ये हमारा डेड अप्रोच लॉकिंग था। डेड अप्रोच लॉकिंग में क्या कहता है कि अगर आपका गाड़ी कहां है पता नहीं,
यहां पर होम सिग्नल के जस्ट सामने था, ये ट्रैक ड्रॉप नहीं हुई थी, टीएसआर ट्रैक ड्रॉप नहीं हुई थी, यहां पे था। उस समय अगर स्टेशन मास्टर इमरजेंसी करता है तो सिग्नल तो पुट बैक टू डेंजर हो जाएगा इमीडिएट, पुट बैक टू डेंजर इमीडिएट, बट रूट रिलीज नहीं होगी। योर एएलएसआर नॉट पिक्ड अप। व्हाई? क्योंकि हमने इसमें 2 मिनट की टाइम डिले लगा दिया। अब जब एएलएसआर पिकअप नहीं होगा, गाड़ी सिग्नल के जस्ट पहले थी, ड्राइवर को यह दिख गया था कि ये सिग्नल पुट बैक टू डेंजर हुआ, दैट मींस एनीथिंग इज डिस्टर्ब्ड ऑन द रूट, तो वो क्या करेगा, यहां से अपनी गाड़ी को कंट्रोल करेगा और उसके दिमाग में चलेगा कि 2 मिनट मेरे पास है, और 2 मिनट इज सफिशिएंट टू सेफ स्टॉपेज ऑफ ए ट्रेन विथ स्पीड 120 kmph। 120 kmph के स्पीड से किसी गाड़ी को 2 मिनट में सेफली रोका जा सकता है, और दैट टाइम में 2 मिनट में रिलीज होगा। तो उसमें भी हमारे पास ऑप्शन है कि अगर ये गाड़ी इधर आ गई और कोई ट्रैक ड्रॉप कर गया रूट लॉक कंडीशन में, देन इमरजेंसी मार के भी आप उसको रिलीज नहीं कर सकते। उसको हमने ट्रैक से साथ बाईपास नहीं किया, वो सर्किट में बताएंगे, इसी के सर्किट जब पढ़ेंगे रूट रिलीज सर्किट। तो अगर कोई ट्रैक ड्रॉप, तो जैसे ये गाड़ी आएगी ट्रैक तो ड्रॉप कर जाएगा, ये रिलीज ही नहीं होगा। लेकिन अगर दूर है तो 2 मिनट में या 1 किलोमीटर के दूर में ये गाड़ी यहां आके खड़ा हो सकता है या इसके आगे तक आ सकता है, तो दैट टाइम में 2 मिनट की टाइम डिले हम लोग देते हैं फॉर सेफ्टी मार्जिन, कि किसी भी एबनॉर्मल कंडीशंस में ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर आइदर विलिंगली और अनविलिंगली कुछ भी गड़बड़ी कर दिया तो ट्रेन के लिए कोई अनसेफ ना हो, ड्राइवर को सफिशिएंट टाइम तक उसकी मतलब सेफ कंडीशंस मिल जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग टाइम ड्राइव कॉलिंग ऑन के बारे में क्यों देते हैं। कॉलिंग ऑन में क्या है कि कॉलिंग ऑन के लिए रूल है मेरे पास कि किसी भी गाड़ी को अगर कॉलिंग ऑन में रिसीव करना है, दैट मस्ट इंश्योर कि गाड़ी ट्रेन इज द फुल्ली अंडर कंट्रोल ऑफ ड्राइवर बिफोर द सिग्नल। यानी कॉलिंग ऑन क्या है, कॉलिंग ऑन आप किसी ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन के लिए देते हैं, एनी ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन, उसमें सिर्फ पॉइंट इंश्योर कर रहे हैं आप, ओनली पॉइंट इंश्योर कि सारा पॉइंट सेट है, बाकी कुछ इंश्योर नहीं करते हैं। दूसरा इंश्योर करते हैं कि सिग्नल इन एडवांस रेड है, यानी स्टार्टर रेड है और सारे पॉइंट इंश्योर हैं। इस कंडीशंस में अगर गाड़ी 110 की स्पीड से एंट्री कर जाएगा, आपने कॉलिंग ऑन दिया, कॉलिंग ऑन टेकन ऑफ हुआ, अरे गाड़ी इधर किस स्पीड में है ये तो स्टेशन मास्टर को पता नहीं है, तो गाड़ी क्लियर कट आके 110 की स्पीड में आएगी, ओवरशूट करेगा या ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन में यहां कोई इंजन खड़ा था उसको ठोक देगा। इससे बचने के लिए रूल्स कहता है कि कभी भी कॉलिंग ऑन को अगर आप टेकन ऑफ करिए तो स्टेशन मास्टर को ये इंश्योर होना है कि ट्रेन अंडर कंट्रोल ऑफ ड्राइवर। तो इसके बाद जितना चीज स्टेशन मास्टर की ये है ना रूल्स में है, वो सिग्नल डिपार्टमेंट के टेक्निकल सर्कुलर में आ जाता है। तो हमारे पास भी कहा गया कि टेक्निकली इसको कंट्रोल करने की कोशिश करो। तो हमने क्या किया कि फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से 65 मीटर का एक ट्रैक सर्किट बना दिया। अब हमने जब कॉलिंग ऑन की सर्किट आपको बताएंगे उसके एचआर पिकअप का, तो वहां पे इसकी सर्किट में हमने क्या किया कि ये एचआर सर्किट इनिशिएट ही तब होगा, कॉलिंग ऑन सर्किट इनिशिएट ही तब होगा जब ये वाली ट्रैक ड्रॉप होगी। मतलब कॉलिंग ऑन सर्किट की इनिशिएशन तब शुरू होगी जब चक्के का व्हील इसके ऊपर आया होगा, यानी ये ट्रैक ड्रॉप कंडीशन में होगा। यानी 65 मीटर पहले जब गाड़ी रहेगी तब ये सिग्नल इनिशिएट होगा, उसके पहले तक ये सिग्नल रेड है। एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरा अब कहा कि अगर इनिशिएट होने के साथ तुरंत हम डाल देते हैं तो हो सकता है ये गाड़ी 110 के स्पीड में होगी, ड्रॉप किया होगा, सिग्नल मिल जाएगा, उसी में आ जाएगी। तो हम बोला गया कि नहीं, पहले ये 2 मिनट था, नाउअडेज 60 सेकेंड की टाइम डिले डालो। सिग्नल इनिशिएट होने के बाद भी 60 सेकेंड के बाद ये इस कॉलिंग ऑन की मिनिएचर येलो जलेगा। दैट मीन्स यहां से यहां 65 मीटर की दूरी जो पार करेगा आपका ड्राइवर, वो 60 सेकेंड में करना है, बिकॉज उसको सिग्नल के पास आके खड़ा होना है। दैट मीन्स ये 65 मीटर जब वो 1 मिनट में चलेगा, दैट टाइम हिज स्पीड इज लेस देन 10 kmph और 0 में भी आके वो खड़ा होगा यहां पे। इसलिए जो जीआर में रूल कहता है कि बिफोर टेकिंग ऑफ द कॉलिंग ऑन सिग्नल टू रिसीव ए ट्रेन, प्लीज इंश्योर द ड्राइवर मस्ट कंट्रोल हिज ट्रेन एट फुट ऑफ द एफएसएस। वो आप टेक्निकली इंश्योर कर दिए कि अगर ये ट्रैक ड्रॉप हो गया है, दैट मीन्स उसके 60 सेकेंड बाद हम सिग्नल दे रहे हैं,
तो ड्राइवर अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर लिया है या फिर वहाँ पे डेड स्टॉप हो चुका है। ये हम टेक्निकली भी प्रूव कर देते हैं उसमें। तो दैट इज द, इसलिए ऐसे टाइमर का 2-3-4 जगह बहुत ज़रूरत पड़ती है नॉर्मल वे में, रूट रिलीज में, कॉलिंग ऑन में, इमरजेंसी रूट रिलीज वगैरह में जहाँ ज़रूरत पड़ती है। देखिए अभी इसके रूल चेंज हो गए एक तरह से। जैसे पहले पहले क्या था कि एफएसएस है आपका, एफएसएस के बाद जो टीएसआर वाली सर्किट होती थी, फर्स्ट कंट्रोलिंग ट्रैक, मिनिमम ये पिकअप रहना है, जैसे 1T था, 1T मिनिमम पिकअप रहना है तभी कॉलिंग ऑन होगा। फिर इसके कारण क्या हुआ कि 1T दैट इज नॉट ए वाइटल, बट बहुत बार 1T भी ड्रॉप रहती थी और कॉलिंग ऑन भी नहीं ले पाते थे। देन नेक्स्ट सर्कुलर आया कि अल्टरनेट ट्रैक लो, यानी 1T या इसके बाद वाला 1T1, दोनों में कोई एक भी पिकअप रहेगा तो कॉलिंग ऑन आ जाना है। यहां तक हम लोगों ने इंप्लीमेंट कर दिया, हमारे यहाँ 1T और 1T1 को हमने अल्टरनेट ट्रैक का सारा कंप्लाई कर दिया। आज के लिए शुभ रात्रि, मिलते हैं फिर अगले दिन। सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि।